नमस्कार साथियों, प्यारे विद्यार्थियों, सभी को नमस्कार। साथियों, हम बात कर रहे थे राज्य न्यायपालिका की उच्च न्यायालय, जो कि हमने अपनी पिछले वीडियो के अंदर बात किया था राजस्थान उच्च न्यायालय की। राजस्थान का जो उच्च न्यायालय जोधपुर में स्थित है, उससे संबंधित संरचना हमने देखी थी। आज उसी क्रम के अंदर हम बात करेंगे राज्य न्यायपालिका का संगठन देखेंगे। साथियों, आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत बार विद्यार्थी इसके ऊपर ध्यान ही नहीं देता, जो कि हम देखेंगे उच्च न्यायालयों का गठन किस तरीके से होता है, उसकी संरचना, उच्च न्यायालय की संरचना के ऊपर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। साथियों, तो इस वीडियो को अंत तक पूरा जरूर देखना और सुनना। कुछ बातें मैं मौखिक भी बोलता हूं, उन पे गौर किया करो और अपनी नोटबुक में नोट किया करो। बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो आगामी भविष्य में कंपटीशन होंगे ना, उनमें हो सकता है उनमें से कोई क्वेश्चन मिल जाए तो आपके लिए बहुत ही बढ़िया होगा। तो जो मेरे प्यारे विद्यार्थी नोट्स बना रहे हैं, उनको तो मैं सर्वप्रथम धन्यवाद देना चाहूंगा कि इस तरीके के नोट्स आपको शायद कहीं नहीं मिलेंगे। अपने हस्तलिखित नोट्स होने चाहिए, इन्हें नोट कर लेना। अति महत्वपूर्ण बातें हैं साथियों, ठीक है। तो आज हम बात करेंगे राज्य न्यायपालिका में उच्च न्यायालयों का गठन, संरचना, रचना किस तरीके से, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। साथियों, इसके अंदर सबसे पहला पॉइंट आता है नंबर 1, न्यायाधीशों की संख्या, क्वांटिटी। ये पहला ही बिंदु है इसका, न्यायाधीशों की संख्या कितनी होती है, उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे साथियों। उसके बाद में देखेंगे न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है, किस तरीके से होती है, उसके ऊपर विस्तार से चर्चा करेंगे साथियों। यहीं से बनते हैं अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन, तो इसलिए इसे ध्यान से सुनना प्यारे विद्यार्थियों। उसके बाद में नंबर 3 देखेंगे न्यायाधीशों की योग्यता, क्या क्या योग्यता होनी चाहिए, तभी उसे उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया जाएगा। नंबर 4, जब नियुक्ति हो जाएगी तो आपको पता है न्यायाधीशों की शपथ या प्रतिज्ञान किसके समक्ष लेंगे, कैसी शपथ लेंगे, ये ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे जो मैटर हम पढ़ेंगे वो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा साथियों, उस पे जरूर गौर करना, ठीक है ना। उसके बाद में शपथ ले ली, उसके बाद में आएगा कार्यकाल, न्यायाधीशों का कार्यकाल। वैसे तो कार्यकाल न होकर के पद की अवधि होती है कि कब तक वो अपना पद धारण करेंगे, ठीक है ना। तो बात एक ही है, चाहे कार्यकाल कह दो या पद की अवधि कह दो। उसके बाद में नंबर 6 आप देखोगे न्यायाधीशों को वेतन भत्ता, सैलरी कितनी मिलेगी, क्या क्या भत्ता मिलेगा उनको, तो न्यायाधीशों का वेतन भत्ता। उसके बाद में नंबर 7 न्यायाधीशों को हटाना या हटाया जाना, किस तरीके से कार्यकाल से पहले हटाया जाएगा, कौन सी विधि होगी, इन पॉइंटों पे गौर करना साथियों। जब वो हटेंगे तो उसके बाद में त्यागपत्र देंगे, तो न्यायाधीशों का त्यागपत्र, इस्तीफा किसे देंगे, वो गौर करने हो ना। भारतीय राज्य व्यवस्था में जब किसी भी पदाधिकारी या किसी भी संस्था के, किसी भी सदन के, निकाय के बारे में पढ़ते हो तो इस तरीके के पॉइंट हमें पता होना चाहिए। बहुत ही सदाबहार और अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन कई बार निकल जाते हैं, जिन पे हम गौर नहीं करते कि उनकी संख्या कितनी होती है, नियुक्ति कौन करता है, योग्यता क्या होती है, शपथ कौन दिलाता है, कार्यकाल कितना होता है, वेतन कितना होता है, उनको हटाया कैसे जाता है और वो अपना त्यागपत्र किसे देते हैं। समझ गए ना। इन बातों पर गौर किया करो। भारतीय राज्य व्यवस्था जब आप पढ़ते हो ना, तो उस समय ऐसी बातें जरूर नोट किया करो, जिससे हमें समझने में भी इजी हो जाए।
बहुत ही अच्छी प्रकार से हमारे समझ में आ जाए साथियों, तो उस बात पर गौर करना। उसके बाद में नंबर 9 आप कहोगे न्यायाधीशों पर प्रतिबंध कोई भी अविवचन लगा रखा है, कोई प्रतिबंध कर रखा है, तो उसके बारे में भी हम देखेंगे साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और उसके बाद में न्यायालय का मुख्य स्थान और न्यायालय की भाषा कार्रवाई मैंने पहले ही बता दी। अनुच्छेद 348 में कहा है कि अंग्रेजी होगी, चाहे वो उच्चतम न्यायालय हो चाहे उच्च न्यायालय हो, इनकी समस्त कार्यवाही की भाषाएं, समस्त जो कार्रवाइयां होगी वो अंग्रेजी भाषा में होगी, ऐसा अनुच्छेद 348 में लिखा हुआ है। ठीक है, क्लियर है ना। तो ये 10 पॉइंट हमें क्लियर करने हैं। उच्च न्यायालयों के गठन हो जाएगा, चाहे वह राजस्थान का उच्च न्यायालय हो, चाहे वो आप कहोगे इलाहाबाद उच्च न्यायालय, उत्तर प्रदेश हो, ऑल इंडिया भारत के जो भी उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट, जिनको हमने क्या कहा है हाई कोर्ट, उनकी गठन रचना संरचना एक प्रकार से इसी प्रकार से होगी साथियों। ठीक है ना, आ गई बात समझ में, क्लियर है ना। आज वाला टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है और रोचक है, क्योंकि मैंने पहले भी बता दिया कि कई बार प्यारे विद्यार्थी इस टॉपिक पे गौर नहीं करते, उच्च न्यायालय पे। हाँ, सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय को तो अच्छी तरीके से पढ़ लेते हैं, रट लेते हैं, लेकिन इसकी तरफ ध्यान ही नहीं देते। इसलिए गौर करना प्यारे विद्यार्थियों, इसे अच्छी तरीके से तैयार कर लेना, क्योंकि कई गाइडों में, बुकों में भी इसके बारे में बहुत कम शॉर्ट में दे रखा है, जबकि जरूरी नहीं। पेपर सेटर तो कैसे ही बना सकता है, उसके पास तो जरूरी नहीं आप वाली गाइड ही हो, ये तो आप ही जानते हो, क्योंकि मैंने बार बार कहा है पेपर सेटर होता है वो बहुत दिमाग लगाता है, सभी विद्यार्थियों के अभ्यर्थियों को देखकर ही पेपर बनाता है, कैसी लैंग्वेज रखनी है, क्वेश्चन को किस तरीके से घुमाना है। मैंने कहा ना, पेपर बनाने वाला बहुत ही बुरा होता है, वो किसी भी तरीके से आपको उलझन में डाल सकता है, जरूरी नहीं सीधे सीधे ही क्वेश्चन लिखे। इसलिए हमें तो हर प्रकार से तैयार रहना है, उसी का तो नाम है स्मार्ट स्टडी। गौर करो साथियों, अति महत्वपूर्ण बात है। जरूर नहीं आप नोट्स इधर उधर से भागो, अपने खुद के हस्तलिखित नोट्स होने चाहिए, सीमित बुकें, जिसे आप बार बार तैयार कर सको। ये नहीं कि मैं वो गाइड ले आऊं, वो गाइड ले आऊं, वो किताब ले आऊं, उस दोस्त से ले आऊं, उस सहेली से ले आऊं, उनसे कुछ नहीं होगा। मैटर इकट्ठा करने से क्या होगा, मैटर को तैयार करने से होगा साथियों। इसलिए मैं बता रहा हूं, और याद रखना स्मार्ट स्टडी के अंदर एक चीज जरूरी है, और वो है आपका मन खुश होना चाहिए। जब भी आप पढ़ रहे हो रुचि करके पढ़ना चाहिए, जिससे आप पढ़ करके 2 घंटे 4 घंटे 5 घंटे अपने आप को प्रफुल्लित मानो। हाँ, खुश हो, अपने आप में संतुष्टि है कि हाँ मैंने इतना पढ़ा है, वही है स्मार्ट स्टडी। ये नहीं कि आप दबाव में तैयारी करो कि मम्मी देख रही है, पापा देख रहा है, बड़ा भैया देख रहा है, बड़ी बहन देख रही है, ना जी ना। अपने मन से तैयारी करो, अपने अंदर विश्वास होना चाहिए, खुद से वादा करो कि मेरे को अच्छी तैयारी करके सिलेक्शन करवाना है, वही कहलाएगी स्मार्ट स्टडी साथियों। ठीक है, तो आते हम अपने आज इस टॉपिक के ऊपर। ये टॉपिक आज मैं आपके साथ साझा करूंगा, उच्च न्यायालयों का गठन, हाई कोर्ट का गठन, संरचना या रचना। ठीक है, चलो तो साथियों, सबसे पहला ही पॉइंट है न्यायाधीशों की संख्या। गौर करना साथियों, न्यायाधीशों की संख्या अनुच्छेद 216 में कहा है, 216 में कहा है कि एक मुख्य न्यायमूर्ति। ये बता देता हूं आपको, संविधान में कहीं पे भी मुख्य न्यायाधीश शब्द न लिख करके वहां पे लिखा है मुख्य न्यायमूर्ति, बात एक ही होती है। ठीक है ना, एक मुख्य न्यायमूर्ति तथा अन्य न्यायाधीश जिनकी कोई संख्या नहीं बताई, तथा अन्य न्यायाधीश जिन्हें राष्ट्रपति समय समय
पर नियुक्त करेगा, नियुक्त करेगा। गौर करना साथियों, अति महत्वपूर्ण बात है, ध्यान देना। एक तो मुख्य न्यायमूर्ति होगा, एक तो मुख्य न्यायाधीश होगा तथा अन्य न्यायाधीश जिन्हें राष्ट्रपति समय समय पर नियुक्त करेगा। ठीक है ना, कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। अलग अलग राज्यों में अलग अलग है, गौर करना। जैसे राजस्थान आरएजे, राजस्थान में एक मुख्य न्यायाधीश, 49 अन्य, कुल कितने हो जाएंगे? 50 न्यायाधीश हो जाएंगे, जो कि मैंने कल बताया था पिछली क्लास के अंदर। प्रारंभ में ये 1 + 11 कुल 12 थे और वर्तमान में मई 2014 से इनकी संख्या एक मुख्य तो रहेगा, जो कि अन्य है वो 49 हैं। कुल कितने हो जाएंगे? 50। सबसे ज्यादा इलाहाबाद उच्च न्यायालय उत्तर प्रदेश में है, 158। सबसे ज्यादा न्यायाधीश वहीं पे है। सबसे कम है ना वो गुवाहाटी उच्च न्यायालय असम में है, मात्र 3 ही न्यायाधीश है, मात्र 3 ही न्यायाधीश है। इन बातों को नोट करना। हम नए तरीके से, नए अपडेट के साथ A to Z भारतीय राज व्यवस्था पढ़ रही हैं, इंडियन पॉलिटी, नए तरीके, नए सिरे से साथियों, गौर करो इस बात पे, ठीक है ना। उसके बाद में देखो आगे, न्यायाधीशों की नियुक्ति। नंबर 2, न्यायाधीशों की नियुक्ति याद रखना, जो कि 217(1) में न्यायाधीशों की नियुक्ति बताई गई है। न्यायाधीशों की नियुक्ति करेगा भारत का राष्ट्रपति। ध्यान देना, कौन करेगा? एक ही लाइन में कहा जाए तो भारत का राष्ट्रपति नियुक्ति करता है, भारत का राष्ट्रपति नियुक्ति करता है। अब यहां पर एक बात सुनना, जो कि मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करेंगे तब तो राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, जो कि बार बार सुझाता है, भारत का मुख्य न्यायाधीश कौन होता है? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होता है। भारत का न्यायमूर्ति कहीं पे भी नाम हो तो यह समझना कि वह सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश है, चीफ जस्टिस। वर्तमान में आप देख रहे हो ऐसे बोबड़े, शरद अरविंद बोबड़े हैं, ठीक है ना। तो याद रखना, जब मुख्य की नियुक्ति करेंगे उस समय तो राष्ट्रपति भारत के न्यायमूर्ति और उस राज्य के राज्यपाल से, जिसका मुख्य न्यायाधीश बनाया जा रहा है, उस राज्य के राज्यपाल से परामर्श लेंगे, ठीक है। आगे बात समझ में। जबकि अन्यों की नियुक्ति करेंगे तब राष्ट्रपति भारत के न्यायमूर्ति, भारत के मुख्य न्यायमूर्ति, उस राज्य के राज्यपाल और उस राज्य के मुख्य न्यायमूर्ति से परामर्श करेगा। ये बात लिखी हुई है 217(1) के अनुच्छेद में। आगे बात समझ में क्लियर है ना। जब मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति करेगा राष्ट्रपति, तब तो भारत के मुख्य न्यायमूर्ति से और उस राज्य के राज्यपाल से परामर्श लेगा। जबकि अन्यों की करेगा, मुख्य को छोड़ करके अन्यों की करेगा, तब भारत के मुख्य न्यायमूर्ति से, उस राज्य के राज्यपाल से और उसके मुख्य न्यायमूर्ति से भी परामर्श करेगा, जहां पर न्यायाधीशों की नियुक्ति कर रहा है। आगे बात समझ में क्लियर है। और वैसे देखा जाए तो राष्ट्रपति करेगा नियुक्ति। ध्यान देना साथियों, महत्वपूर्ण है, गौर करना। भारत के मुख्य न्यायाधीश और राज्य के राज्यपाल से परामर्श लेगा, ठीक है ना। इनसे परामर्श लेगा कब? जब मुख्य की करनी होगी तब, ठीक है। और जब अन्यों की करेगा तो इसके अंदर मुख्य और जुड़ जाएगा। उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश और जुड़ जाएगा जब अन्यों की करेगा। क्लियर है ना। आगे बात समझ में, ठीक है। तो इस बात को नोट कर लेना। हाँ जी, उसके बाद में योग्यता उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए योग्यता भी अनुच्छेद 217(2) में बताई गई है। 2 में इसकी योग्यता का उल्लेख किया गया, गौर करना। जो कि कहा है कि नंबर 1, वह भारत
का नागरिक हो, ध्यान देना, वह भारत का नागरिक हो। यहां पे कोई नहीं लिखा हुआ कि वह जन्मजात हो या वह मूल हो, मूल भारत का नागरिक ऐसा नहीं लिखा हुआ, वह भारत का नागरिक हो, बस इतना ही लिखा हुआ है। ठीक है। उसके बाद में नंबर 2, वह भारत के राज्य क्षेत्र में, वह भारत राज्य क्षेत्र में, भारत राज्य क्षेत्र में 10 वर्ष न्यायिक पद पर रह चुका हो। गौर करना, 10 वर्ष किसी भी न्यायिक पद पर रह चुका हो, भारत संघ क्षेत्र में, भारत राज्य क्षेत्र में कहीं पर भी वह 10 वर्ष तक ये मानो कि न्यायिक पद पर रह चुका हो, उसे बना दिया जाएगा। या फिर एक और है, ध्यान रखना, जो कि 2 नंबर ही होगी, ध्यान देना, 2 नंबर ही पॉइंट होगा, वह उच्च न्यायालयों में लगातार 10 वर्ष अधिवक्ता रह चुका हो। गौर करना, 10 वर्ष वह उच्च न्यायालयों में, 2 या 2 से अधिक उच्च न्यायालयों में या एक में ही, लेकिन लगातार 10 वर्ष तक अधिवक्ता, वकील रह चुका हो, अधिवक्ता रह चुका हो, वकालत कर चुका हो। गौर कर लेना, ये 10 वर्ष अति महत्वपूर्ण है, अति महत्वपूर्ण है। बहुत बार इसमें से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। गौर करना इस बात पे साथियों, जो कि 2 ही योग्यता बताई गई है, इन दोनों में से कोई एक होनी चाहिए। शपथ, अगला 4 नंबर पॉइंट है, न्यायाधीशों को शपथ याद रखना। राज्यपाल, अनुच्छेद जो कि 219, अनुच्छेद 219 में बताइए शपथ, ध्यान रखना, राज्यपाल, उस राज्य का जो भी न्यायाधीश बनने जा रहा है, वह व्यक्ति उस राज्य के राज्यपाल के समक्ष या राज्यपाल द्वारा नामित व्यक्ति से शपथ लेगा। राज्यपाल या राज्यपाल द्वारा नामित व्यक्ति शपथ या प्रतिज्ञान कराता है। गौर करना, राज्यपाल या राज्यपाल द्वारा नामित व्यक्ति शपथ या प्रतिज्ञान कराता है। अनुसूची 3 के प्रारूप पर, ध्यान देना, प्रारूप पर दिलाएगा राज्यपाल या राज्यपाल द्वारा नामित व्यक्ति। लेकिन याद रखना, व्यवहार में देखा जाता है कि मुख्य न्यायाधीश को तो राज्यपाल दिलाएगा उस राज्य का जहां वह मुख्य न्यायाधीश बनने जा रहा है। जैसे राजस्थान का है तो राजस्थान का राज्यपाल, अगर उत्तर प्रदेश में बनने जा रहा है तो उत्तर प्रदेश का। ये बात तो समझ में आ गई होगी। व्यवहार में देखा जाता है कि मुख्य न्यायाधीश है ना, चीफ जस्टिस, उसको तो राज्यपाल शपथ दिलाता है, जबकि अन्य है ना, उनको मुख्य न्यायाधीश दिलाता है, क्योंकि राज्यपाल उसको कह देता है कि भाई तुम दिला देना, मैं जा रहा हूं, मैंने तेरे को शपथ दिला दी, तो राज्यपाल उसे नामित कर देता है मुख्य न्यायाधीश को। ये बात तो क्लियर हो गई ना साथियों, ठीक है। आगे बात में वैसे याद रखना, राज्यपाल दिलाएगा। कौन दिलाएगा? राज्यपाल शपथ या प्रतिज्ञान, और अनुसूची 3 के प्रारूप के आधार पे, अनुसूची 3 के प्रारूप के आधार पे दिलाएगा। हाँ जी, उसके बाद में कार्यकाल दिया गया है, जो कि आप देखोगे अनुच्छेद 217 1 में ही कार्यकाल बता दिया गया है। कार्यकाल बता दिया गया कि वह पद ग्रहण करने के बाद, ये ध्यान रखना, 62 वर्ष की आयु तक अपना पद धारण करेगा। इससे पहले केवल महाभियोग प्रक्रिया द्वारा ही उसे हटाया जा सकता है। याद रखना, 62 वर्ष अति महत्वपूर्ण है, जो कि पहले 60 वर्ष थी। पहले कितनी थी? 60 वर्ष थी, जो कि 15वें संविधान संशोधन 1963 की धारा 6 के अकॉर्डिंग उसे 60 की जगह 62 कर दिया गया। सीधी सी बात है, 15वें संविधान संशोधन 1963 के द्वारा 60 से बढ़ा करके 62 वर्ष की आयु कर दी गई। याद रखना, इसकी आयु को लेकर के
इसकी आयु को लेकर के कोई भी प्रश्न उठता है तो उस प्रश्न का निर्णय भारत का राष्ट्रपति करेगा सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से। नोट कर लो, ये बात अति महत्वपूर्ण है जो कि याद रखना। अनुच्छेद 217(3) में ये बात लिखी हुई है। अनुच्छेद 217(3) में ये बात लिखी हुई है। नोट करना इस बात को कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की आयु को लेकर के कोई प्रश्न उठता है तो उस प्रश्न को विनिश्चित कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा भारत के मुख्य न्यायाधीश की परामर्श पर, और राष्ट्रपति द्वारा दिया गया निर्णय अंतिम होगा, विनिश्चित होगा। गौर कर लेना, विनिश्चित होगा ऐसा माना गया। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन निकल सकता है। गौर करो साथियों इन क्वेश्चनों पर, तभी तो मैं कह रहा हूं कि भारतीय राज्य व्यवस्था नए सिरे से नए तरीके से पढ़ रहे हैं अपडेट के साथ। तो ऐसी बातों पर गौर कर लेना साथियों कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की आयु से संबंधित कोई प्रश्न होता है तो उसका निर्णय कौन करेगा? भारत का राष्ट्रपति करेगा। ठीक है, आगे बस में पल्ले पढ़े को नहीं पढ़े बता दो साथियों। कैसी लग रही है क्लास? जो कि हम बात करें उच्च न्यायालयों का गठन, हाई कोर्ट का, हाई कोर्ट की संरचना हम देख रहे हैं किस तरीके से भारत के अंदर जो 25 हाई कोर्ट बने हुए हैं उनकी संरचना कैसी है। ठीक है साथियों, क्लियर है ना? आ गई समझ में बात है? ठीक है, ठीक है ना? बता दो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। हाँ जी, आगे देखो न्यायाधीशों का वेतन, न्यायाधीशों का वेतन भत्ता जो कि अनुच्छेद 221, अनुच्छेद 221 में कहा है इनके वेतन भत्ते के बारे में। 221 के अंदर इनके वेतन भत्ते के बारे में लिखा हुआ है, न्यायाधीशों का वेतन आदि। तो याद रखना मुख्य न्यायाधीश को तो ध्यान रखना 2.50 लाख रुपए मासिक वेतन मिलेगा, वेतन मिलेगा। प्रत्येक अन्य न्यायाधीश को ध्यान देना 2.25 लाख रुपए मासिक वेतन मिलेगा अनुसूची 2 के अनुसार। और याद रखना इनको वेतन राज्य की संचित निधि से मिलेगा जो संसद विधि बना करके समय समय पर तय करेगी, वही वेतन भत्ता मिलेगा। नोट करना साथियों, जो मुख्य न्यायाधीश होगा उसे तो 2.5 लाख रुपए मिलेंगे जो अभी हाल ही में चेंज हुए पीछे 2017-18 में। ठीक है ना? तो मुख्य न्यायाधीश को तो 2.50 लाख रुपए मासिक वेतन मिलेगा, जबकि प्रत्येक अन्य न्यायाधीश को 2.25 लाख रुपए मासिक वेतन मिलेगा। अति महत्वपूर्ण है, इसे नोट कर लेना। और भारत की जो संसद है वह विधि बना करके ये तय करेगी। ठीक है, और राज्य की संचित निधि से ये वेतन भारित होगा। ठीक है, और पेंशन मिलेगी, लेकिन पेंशन भारतीय संचित निधि से मिलेगी। ये बात भी नोट कर लेना, भारतीय संचित निधि से मिलेगी, क्योंकि न्यायाधीश ट्रांसफर भी तो होते रहते हैं। आप देखोगे उनका अंतरण भी होता रहता है जो कि राष्ट्रपति करेगा अनुच्छेद 222 में, जो कि एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरण, अंतरण शब्द काम में लिया जाता है, जो कि कौन करेगा? भारत का राष्ट्रपति करेगा। इस बात को नोट कर लेना, अति महत्वपूर्ण है। ठीक है ना? तो इसलिए कहते हैं कि पेंशन भारतीय संचित निधि से, वेतन वो राज्य की संचित निधि से मिलेगा संसद विधि बना करके। और अनुसूची 2 में है इनका वेतन भत्ता, अनुसूची 2 जो हमारे भारतीय संविधान की, उसके अंदर उनके वेतन भत्ते का उल्लेख किया गया है। ठीक है, आगे देखो न्यायाधीशों को हटाना, याद रखना अनुच्छेद 217(1) के अंदर ही आप देखोगे जो ख बनाए गए ना, ख बनाए गए उसी के अंदर कहा है कि इन्हें अनुच्छेद 124(4) के तहत जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया जाता है उसी विधि से हटाया जाएगा। संसद महाभियोग लगाएगी और उसके बाद राष्ट्रपति हटाएगा। इस बात को नोट करना, संसद महाभियोग प्रस्ताव पारित करेगी तथा राष्ट्रपति
तथा राष्ट्रपति हटाएगा। ये नोट कर लो, राष्ट्रपति हटाएगा, जबकि महाभियोग कौन सा भी सदन लगा सकता है। ये बात भी गौर करना साथियों, अति महत्वपूर्ण है। अनुच्छेद 124(4) में जो विधि है ना सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की, उसी विधि से ये मानो कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया जाएगा और आज तक किसी को भी नहीं हटाया गया। ये बात भी नोट कर लेना, आज तक किसी भी न्यायाधीश को नहीं हटाया गया। हाँ, उच्च न्यायालय के कुछ न्यायाधीशों पर महाभियोग प्रक्रिया चली जरूर है, पारित नहीं हुई। जैसे कि सिक्किम और कर्नाटक के जो न्यायाधीश रहे हुए पीडी दिनकरण, उनके ऊपर चला, लेकिन पहले ही त्याग पत्र दे दिया उन्होंने। वैसे आप देखोगे कलकत्ता उच्च न्यायालय पश्चिम बंगाल के एक न्यायाधीश थे सौमित्र सेन 2012 की बात है, तो उनके ऊपर भी महाभियोग चला था, लेकिन पारित नहीं हुआ, पहले ही उन्होंने त्याग पत्र दे दिया था। तो आज तक किसी को भी नहीं हटाया गया। हाँ, चली जरूर है महाभियोग प्रक्रिया कुछ न्यायाधीशों के ऊपर, ये बात जरूर याद रखना है। ठीक है, संसद महाभियोग प्रस्ताव पारित करेगी, ठीक है ना, पारित करेगी और तथा राष्ट्रपति हटाएगा इन न्यायाधीशों को। क्लियर है? हाँ जी, आइए देखो न्यायाधीशों का त्याग पत्र अनुच्छेद 217(1) क में कहा है कि अनुच्छेद 217(1) क में कहा है कि ये अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को संबोधित करके देंगे अपने हस्ताक्षर सहित। तो याद रखना, राष्ट्रपति को, सभी किसको? राष्ट्रपति को। याद रखना, ये बात अति महत्वपूर्ण है। ये मत सोचना कि मुख्य राष्ट्रपति को देगा और अन्य वो मुख्य को देंगे, ना जी ना, गलत हो जाएगा। आगे बात समझ में, कहने का मतलब उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपना त्याग पत्र, इस्तीफा, कई बार सोचेंगे, कोई बाई ये सोचेगी कि त्याग पत्र तो सर बता दिया लेकिन इस्तीफा तो नहीं बताया। अरे एक ही बात होती है भाई, समझो इसको मेरे प्यारे स्टूडेंटों, ठीक है ना। तो त्याग पत्र राष्ट्रपति को संबोधित करेंगे, राज्यपाल मत कर देना सभी। एक बात यहां पे और बता देता हूं, जहां पर मुख्य अलग है वो बात मैंने अलग लिख दी है, गौर करना साथियों। और जहां पे नहीं लिखा है ना, वहां पे मुख्य के लिए भी वही नियम होगा और अन्यों के लिए भी वही नियम होगा। जैसे कि ये देखो, 62 वर्ष की आयु तक अपना पद धारण करेगा, तो मुख्य पूछे तो भी 62 और अन्य पूछे तो भी 62। क्लियर है ना। जहां अलग है ना वहां मैंने अलग बता दिया, और जहां नहीं बताया है ना वहां पे गौर कर लेना कि वहां पर मुख्य के लिए भी वही नियम वही प्रक्रिया और अन्यों के लिए भी वही नियम वही प्रक्रिया होगी साथियों। आई बात समझ में? ठीक है, आइए देखो न्यायाधीशों पर प्रतिबंध, जो कि अनुच्छेद 220 में कहा है कि जिस राज्य के उच्च न्यायालय में उन्होंने कार्य किया है वहां पर ये मानो सेवानिवृत्ति के बाद वकालत नहीं करेंगे, प्रतिबंध होगा। लेकिन उच्चतम न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय में और अन्य राज्यों के न्यायालय में वह कार्य कर सकते हैं। इनके सिवाय वह कहीं पर भी प्राधिकारी के समक्ष ये मानो अभिवचन नहीं करेंगे, कोई भी राजकीय पद धारण नहीं करेंगे, ये प्रतिबंध होगा। रिटायर होने के बाद में अपने घर में रहेंगे, अपने बेटे पोतों को खिलाएंगे, घोड़ी बन करके ये मानो उनके साथ खेल खेलेंगे, बस इतना काम होगा उनका सेवानिवृत्ति के बाद, रिटायर के बाद। हाँ, इतना जरूर है, वह उसी राज्य में वकालत नहीं कर सकते, न्यायिक पद पर नहीं आ सकते। हाँ, उच्चतम न्यायालय में जा सकते हैं, सर्वोच्च न्यायालय में और अन्य राज्य के उच्च न्यायालयों में जा सकते हैं, और ऐसी उनकी आयु या योग्यता है। तो गौर करना साथियों, जो कि याद रखना, उसी न्यायालय में वकालत पर प्रतिबंध होगा। गौर करना, अन्य उच्च न्यायालयों तथा उच्चतम न्यायालय में जा सकते हैं। गौर करना साथियों,
जो कि उसी न्यायालय में जहां उसने काम किया है ना, वहां पर वह प्रतिबंधित होगा, नहीं कर सकता। अन्य न्यायालयों में, अन्य उच्च न्यायालयों में और उच्चतम न्यायालय में जा सकता है। याद रखना, ये 220 के अंदर ये बात बताई गई है साथियों, नोट करना अति महत्वपूर्ण है। इन्हें उन्मुक्तियां भी प्राप्त है, जो कि ये जब तक पद पे रहेंगे इनके आचरण पर कोई विचार नहीं होगा, कोई लांछन नहीं लगाया जाएगा। ऐसी विशेषाधिकार उन्मुक्तियां भी है। जब तक ये कार्यकाल में रहेंगे इनके वेतन भत्तों में कोई कटौती नहीं होगी। अनुच्छेद 360 वित्तीय आपात को छोड़ करके, उस समय राष्ट्रपति कर सकता है, उसको छोड़ करके कोई अलाभकारी परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है ना साथियों, इसे नोट कर लेना, अति महत्वपूर्ण बात है कि कहां पर वह वकालत कर सकता है, कहां पर नहीं कर सकता। और उसके बाद में न्यायालय का मुख्य स्थान संविधान में नहीं बताया। ठीक है ना, संविधान में कोई उल्लेख नहीं है। राज्य अपनी मर्जी से कहीं भी कर सकता है, कहीं पे भी कर सकता है, बना सकता है, जो कि राजधानी या बड़े शहर में, गौर करना, जो कि 9 बड़े शहरों में है, राजधानियों में नहीं है, जो मैंने पिछली क्लास के अंदर बता दिया था। पिछले वीडियो के अंदर इस बात पर हमने चर्चा भी की थी साथियों, गौर करना। और उच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीश नहीं होते, ध्यान देना इस बात पे, तदर्थ नहीं होते, जबकि यहां पर अपर या मुख्य कार्यकारी एक प्रकार से न्यायाधीश बनाए जा सकते हैं, जो कि नोट करना अनुच्छेद 222 में तो स्थानांतरण है, ध्यान रखना, जिसके लिए अंतरण शब्द काम में लिया है, गौर करना। और कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा, ये ध्यान रखना। कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरण, ट्रांसफर, ठीक है ना, ये बात नोट कर लेना। उसके बाद में अनुच्छेद 223 में कहा है कि जो कि कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश भी राष्ट्रपति बनाएगा, नोट कर लो। जबकि मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित हो, कार्य करने में सक्षम नहीं है, असमर्थ है, तो उस स्थिति में भारत का राष्ट्रपति अन्य न्यायाधीशों में से किसी एक को कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश बना देता है, टेम्परेरी, अस्थायी प्रभार दे देता है कि भाई एक बार आप मुख्य न्यायाधीश हो, ठीक है ना। और उसके बाद में अनुच्छेद 224 ध्यान देना, जो कि अपर व कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति, अपर तदर्थ नहीं होते, यहां पे वो केवल सर्वोच्च न्यायालय में होते हैं, गौर करना इस बात पे। अपर व कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति भी कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। अगर उच्च न्यायालय में कार्यवर्दी ज्यादा हो गई है या कोई बकाया कार्य है तो उस स्थिति में 2 वर्ष के लिए अपर या कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति कर सकता है, जो उसके बराबर योग्यता रखता हो और उस व्यक्ति को वही वेतन, वही सैलरी, वही सुविधाएं मिलेगी। याद करना, जो कि 225 के अंदर उसकी अधिकारिता, शक्तियों की वर्दी, शक्तियों के कार्य बताए, जो हम अगले वीडियो में देखेंगे। उच्च न्यायालय की शक्तियां, कार्य, अधिकार, क्षेत्राधिकार, जिसे आजकल आधिकारिकता शब्द से संबोधित करते हैं। और यहाँ पे एक अनुच्छेद आपके ध्यान में आ रहा हो तो याद रखना, जो कि 218 सर्वोच्च न्यायालय के कुछ उपबंध, सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित कुछ उपबंध हाई कोर्ट पर लागू होना, वैसे के वैसे जिस प्रकार से उच्चतम न्यायालय में ये मानो कि वे कार्य हो रही हैं, वो एक प्रकार से नियम लागू है ना, वही नियम हाई कोर्ट पर लागू
हो जाएंगे। ये बात है 218 में। और आप देख लो 216 से लेकर के 224 तक सारे अनुच्छेद आ गए साथियों, इन्हें नोट कर सकते हो अपडेट के साथ, ठीक है ना। जो कि 25 से हम बात करेंगे, जो कि इसकी आधिकारिकता, तो ये अति महत्वपूर्ण है, याद रखना साथियों। दो बातें और बता देता हूं। एक तो नोट कर लेना कि पहली महिला मुख्य न्यायाधीश लीला सेठ बनी है, हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय शिमला, हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय की बनी है। याद रखना ये बात अति महत्वपूर्ण है। 1990-91 में बनी है, ध्यान रखना। लीला सेठ पहली महिला मुख्य न्यायाधीश जो कि उच्च न्यायालयों में पूरे भारत की, जो कि पहली न्यायाधीश पूछे ना वो होगी अन्ना चांडी, केरल में बनी है पहली महिला न्यायाधीश। और याद रखना राजस्थान उच्च न्यायालय में आज तक कोई महिला मुख्य न्यायाधीश नहीं बनी है कोई भी महिला। याद रखना ये बात नोट कर लेना, जो राजस्थान उच्च न्यायालय में मैंने नहीं बताई थी यहां पर बता रहा हूं, आप वहां नोट कर लेना। कोई भी महिला राजस्थान की मुख्य न्यायाधीश नहीं बनी है राजस्थान उच्च न्यायालय में, ठीक है। और दूसरा याद रखना राजस्थान की सर्वोच्च न्यायिक संस्था कौन है, सबसे बड़ी न्यायिक संस्था कौन होगी, तो याद रखना राजस्थान का उच्च न्यायालय होगा सबसे बड़ी न्यायिक संस्था। और याद रखना जो जिला न्यायाधीश है ना, उनकी नियुक्ति है वो राज्यपाल करता है। कौन करता है? राज्यपाल करेगा, याद रखना। लेकिन उच्च न्यायालय के परामर्श से करेगा। अनुच्छेद 233 राज्यपाल करता है जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति, ठीक है। और 334 में कहा है कि जिला न्यायाधीशों के अलावा अन्य न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति राज्यपाल, उच्च न्यायालय के परामर्श और आरपीएससी राज्य लोक सेवा आयोग के परामर्श से होगी अन्य अधिकारियों की नियुक्ति। ये बात लिखिए 334 में, नोट कर लेना साथियों। अति महत्वपूर्ण बातें हैं, चाहे वीडियो को एक बार रोक करके अच्छी प्रकार से सुन करके और नोट कर लेना, ये बातें जरूर तैयार कर लेना साथियों। अति महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें से बहुत बार क्वेश्चन आता है। तो आज हमने बात की राज्य न्यायपालिका की, जो कि उच्च न्यायालयों का गठन, हाई कोर्ट का, किसका? हाई कोर्ट का गठन या संरचना। सबसे पहला पॉइंट है न्यायाधीशों की संख्या 216 में एक मुख्य न्यायमूर्ति होगा तथा अन्य न्यायाधीश जिन्हें राष्ट्रपति समय समय पर नियुक्त करेगा। राष्ट्रपति नोट कर लेना इस बात पे, ठीक है। हम एक बार थोड़ा सा जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं, इसे नोट किया आपने, एक बार क्लियर कर लो, टैली कर लो अपने नोट्सों को कि सही है क्या। हाँ जी, उसके बाद में न्यायाधीशों की नियुक्ति 217(1) में राष्ट्रपति करेगा। जो मुख्य की करेगा तो भारत के मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट के और राज्य के राज्यपाल से परामर्श लेगा, जबकि अन्यों की करेगा तो इनके साथ में उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की भी सलाह या परामर्श लेगा। उसके बाद में न्यायाधीशों की योग्यता 217(2) में वह भारत का नागरिक होना चाहिए, वह राज्य क्षेत्र में 10 वर्ष तक न्यायिक पद पर रह चुका हो। ये 10 वर्ष नोट कर लेना, अति महत्वपूर्ण है। या फिर वह उच्च न्यायालयों में 2 या 2 से अधिक, एक में भी हो सकता है 2-3 में भी हो सकता है, लगातार होना चाहिए। 10 वर्ष तक अधिवक्ता रह चुका हो, वकील रह चुका हो, ठीक है ना, वकालत कर चुका हो। उसके बाद में न्यायाधीशों की शपथ 219 में राज्यपाल या राज्यपाल द्वारा नामित व्यक्ति शपथ या प्रतिज्ञान करता है अनुसूची 3 के प्रारूप पे। और व्यवहार में देखा जाता है कि राज्यपाल तो मुख्य न्यायाधीश को दिलाएगा और जबकि अन्य न्यायाधीशों को मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाएगा, प्रतिज्ञान करेंगे। हाँ जी, उसके बाद में न्यायाधीशों का कार्यकाल 217(1) में है, जो कि 62 वर्ष की आयु तक अपना पद धारण करेंगे। 62 है यहाँ पे, पहले 60 थी, याद रखना साथियों। जो कि 15वें संविधान संशोधन 1963 में इसे क्या कर दिया? 62 कर दिया, 63 में 62 कर दिया। ये बात भी याद रख सकते हो हिंट के तौर पे। कोई 5 वर्ष नहीं होगा, ठीक है ना। ये नहीं कि पद ग्रहण से 5 वर्ष या 62 वर्ष की आयु जो पहले ना जी ना, केवल 62 होगा, 65 भी नहीं होगा। हाँ, 114वां संविधान संशोधन के द्वारा करने की बात थी 65, लेकिन अभी तक नहीं किया। कुछ बुकों में 65 भी दे रखा है, गलत है वो। 65 है वो सर्वोच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय के
न्यायाधीशों का कार्यकाल होगा। ठीक है ना, कहीं आप कोई सर जल्दी बोले हो तो इसे जल्दी कवर कर लो कि अपने वीडियो बड़े होते हैं तो कई विद्यार्थी कहते हैं कि सर बड़े वीडियो देखे नहीं जाते, जबकि मैं ये कहता हूं कि अगर आपको नॉलेज अच्छी तैयारी करनी है तो वीडियो कितना ही बड़ा हो, रुचिकर होना चाहिए। बस मैं तो ये कह रहा हूं, आपका मन प्रफुल्लित होना चाहिए, खुशी होनी चाहिए कि हम पढ़ रहे हैं, तभी आप आगे बढ़ पाओगे। कोई भी कार्य करो उसमें अगर हमारा लगाव है, रुचि है और हमारा मन खुश है तो ये मानो वो कार्य बहुत ही बढ़िया होगा। साथियों, ये नहीं कि अपने मन को रोक करके और हम उस कार्य को करें, ऐसा नहीं करना है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। ठीक है ना, आ गई बात समझ में, क्लियर है ना साथियों। हाँ, आगे देखो, न्यायाधीशों का वेतन या भत्ता 221 में मुख्य न्यायाधीश को तो 2.50 लाख रुपए मासिक वेतन मिलेगा, प्रत्येक अन्य न्यायाधीश को 2.25 लाख रुपए मासिक वेतन, अन्य सारी सुविधाएं निःशुल्क होगी और ये वेतन अनुसूची 2 के अनुसार राज्य की संचित निधि से मिलेगा, संसद विधि बना करके तय करेगी और पेंशन वो भारतीय संचित निधि से मिलेगी। ठीक है, आगे देखो, न्यायाधीशों को हटाना, अनुच्छेद 217(1) ख में बताएं कि अनुच्छेद 124(4) के द्वारा जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया जाता है उसी प्रक्रिया से संसद महाभियोग प्रस्ताव पारित करेगी तथा राष्ट्रपति इन्हें हटाएगा। ये नोट कर लेना, राष्ट्रपति हटाएगा इनको, वही साबित कदाचार और अक्षमता के आधार पर इन पे महाभियोग लगाएगी संसद। कौन सा भी सदन लगा सकता है, ये बात भी याद रखना। और याद रखना, आज तक किसी को नहीं हटाया गया। हाँ, कुछ पे प्रक्रिया चली जरूर है लेकिन पारित नहीं हुई, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण नाम है सौमित्र सेन का, जो कि कलकत्ता उच्च न्यायालय पश्चिम बंगाल, और जो कि पीडी दिनकरण का है, जो पहले कर्नाटक फिर सिक्किम उच्च न्यायालय के न्यायाधीश रहे थे। इन्होंने पहले ही त्याग पत्र दे दिया। उसके बाद में न्यायाधीशों का त्याग पत्र इस्तीफा 217(1) क में है, ध्यान रखना, राष्ट्रपति को संबोधित करेंगे अपने हस्ताक्षर सहित, अपने हस्ताक्षर सहित राष्ट्रपति को संबोधित करेंगे, चाहे वो मुख्य न्यायाधीश हो चाहे वो अन्य न्यायाधीश हो। याद रखना, नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है और याद रखना त्याग पत्र भी ये राष्ट्रपति को, और हटाने का काम भी राष्ट्रपति करेगा, लेकिन महाभियोग प्रक्रिया के बाद करेगा। हाँ जी, और उसके बाद में न्यायाधीशों पर प्रतिबंध 220 में कहा है कि अनुच्छेद 220 में उसी न्यायालय में जहां वकालत पर प्रतिबंध होगा जहां उसने काम किया, सेवानिवृत्ति रिटायर होने के बाद में वकालत नहीं करेगा। ठीक है, अन्य उच्च न्यायालयों में तथा उच्चतम न्यायालयों में जा सकता है, ऐसा उसको छूट दे दी गई है। ठीक है, और उसके आचरण पर विचार नहीं होगा जब तक पद पे रहेगा, याद रखना। और अनुच्छेद 360 वित्तीय आपात को छोड़ करके उसके वेतन में भी कटौती नहीं होगी, ये अनुमति या विशेषाधिकार कह सकते हो। न्यायालय का मुख्य स्थान, ध्यान रखना, संविधान में कोई उल्लेख नहीं है इस बात का कि कहां पे होंगे उच्च न्यायालय, कोई उल्लेख नहीं है इस बात पे। राज्य अपनी मर्जी से कहीं पे भी कर सकता है, चाहे राजधानी या बड़े शहरों में, और ये ध्यान, राजधानी से बाहर 9 बड़े शहरों में उच्च न्यायालय बने हुए राज्यों के, जैसे कि अपने राजस्थान का आप देख सकते हो जोधपुर में है। राजधानी कौन सी है? जयपुर है। तो इसलिए ध्यान रखना 9 बड़े शहरों में बने हुए। और एक लीला सेठ, याद रखना, पहली महिला मुख्य न्यायाधीश उच्च न्यायालय की। मैं उच्च न्यायालय की बात कर रहा हूं, सर्वोच्च न्यायालय की नहीं। वहां पे तो फातिमा बीबी बनी थी, अन्य न्यायाधीशों में मुख्य तो आज तक कोई नहीं बना वहां पे। ठीक है ना, यहां में उच्च न्यायालय हाई कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश लीला सेठ हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय की बनी थी। और केवल न्यायाधीश पूछे तो अन्ना चांडी बनेगी, कहां की? केरल की। इस बात को भी नोट कर लेना, अति महत्वपूर्ण है। राजस्थान की आज तक कोई महिला राजस्थान उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश नहीं बनी है, और ये राज्य की सर्वोच्च न्यायिक संस्था होती है। तो हमारे राजस्थान की सर्वोच्च न्यायिक संस्था कौन सी है? तो राज्य का उच्च न्यायालय होगा। तो ये देखा हमने उच्च न्यायालय का संगठन साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण है। 222 में स्थानांतरण, एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों का स्थानांतरण कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा, जिसे अंतरण कहा गया है। जबकि 223 में कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करेगा राष्ट्रपति, जब मुख्य न्यायाधीश नहीं होगा। और 224 में अपर व कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करेगा। 2 वर्ष के लिए अगर कार्यवृद्धि हो गई हो, याद रखना, या फिर बकाया कोई कार्य रह गया हो, उस स्थिति में ही करेगा,
तदर्थ न्यायाधीश यहाँ पे नहीं होते। और याद रखना 218 में कहा है कि जो सर्वोच्च न्यायालय उच्चतम न्यायालय के कुछ संबंधित उपबंध है ना, वो उच्च न्यायालय पे लागू होना, याद ना, वैसे के वैसे लागू हो जाएंगे। और याद रखना इनकी आयु को लेकर के निर्णय कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श पे, और अंतिम निर्णय होगा। ये बात भी याद रखना, अति महत्वपूर्ण जानकारी है आज आपके सामने, जो कि राज्य न्यायपालिका उच्च न्यायालयों का गठन हमने देखा है। ये चीज तैयार कर लेना अति महत्वपूर्ण है साथियों, मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो कैसा लगा आज वाला ये वीडियो आपको? अगर अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, अपने मित्रों के साथ, अपनी सहेलियों के साथ, कि एक बार इस क्लास को लेकर तो देखो, आगे भविष्य में जब भी कोई कंपटीशन होगा तो इसमें से क्वेश्चन आ सकता है। मैं ये दावा करता हूं कि अगर आप इतना तैयार कर लेते हो तो बहुत कुछ तैयार हो जाता है, लगभग क्वेश्चन इन्हीं में से आएगा। और अभी सोमवार को हमारा जो टेस्ट सीरीज भारतीय राज्य व्यवस्था की नंबर 11, उसमें यही तो टॉपिक है, राज्य न्यायपालिका उच्च न्यायालय। तो इन्हें जरूर तैयार कर लेना। हम मिलते हैं अगली क्लास के अंदर, जहां पे हम बात करेंगे उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार की अधिकारिता साथियों। तो इसलिए गौर करना, ये चारों वीडियो जरूर देखना जो राज्य न्यायपालिका से संबंधित है। मैं जहां तक आपको विश्वास दिलाता हूं, ये दावा भी करता हूं कि इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। अगर कंपटीशन में अगर राज्य न्यायपालिका से संबंधित कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो ये मानो, ये जो 4 वीडियो 4 क्लासें मैंने ली है, उसमें बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारी आपके साथ मैंने साझा की है। तो इसे अपने नोट्सों में नोट कर लेना, अति महत्वपूर्ण है, आगामी भविष्य में बहुत काम आएगा साथियों। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास के अंदर, तब तक खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, प्रेम से मस्त रहिए, सभी का ध्यान रखिए और अपना भी ध्यान रखिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। ओके साथियों।